जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही मेन प्रोसेस होता है जिससे हमें हर हाल में गुजरना ही पड़ता है, और वो प्रोसेस होता है फ़ंड सेलेक्शन का। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई फ़ंड समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा फ़ंड लेना चाहिए, कौन सा फ़ंड नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, इन्हीं सारी चीज़ों को और इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने 10 ऐसे फ़ंड का सिलेक्शन किया है जो कि अलग अलग कैटेगरी के हैं। देखिए, ये तय नहीं है कि उसमें सारे के सारे फंड्स स्मॉल कैप कैटेगरी के ही हैं या सारे के सारे फंड्स लार्ज कैप कैटेगरी के ही हैं। अलग अलग कैटेगरी के फंड्स हैं, समझ रहे हैं। अब आपको देखना यह है कि उनमें से कौन सा फंड किस कैटेगरी का जो आपको पसंद आ सकता है। अगर आप लंबे समय के लिए 10 सालों के लिए, 12 सालों के लिए, 15, 20, 25 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन फंड में से आप किसी भी फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। कुछ फंड ऐसे हैं जिसमें आप 5-7 सालों के लिए भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि वो लार्ज कैप के मतलब कैटेगरी के फंड हैं, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई स्मॉल कैप कैटेगरी है जिसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप 10 साल से कम के लिए इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, 8 साल के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि 10 साल या 10 साल के बादों के लिए आप ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिएगा। और एक बात और भी कहना चाहूँगा कि देखिए, ये वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें मैं फ़ंड आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये सारे फंड हैं जिसने पिछले 10 सालों में अच्छा परफॉर्म किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे हेवी नंबर पे यही फंड्स जा रहे हैं, समझ रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे फंड्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और करेंगे फ्यूचर में भी, उम्मीद है, समझ रहे हैं, कंफर्म नहीं है, उम्मीद है। अब फंड कौन कौन सा है ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे है रिलायंस लार्ज कैप। सबसे पहले नंबर पे रिलायंस लार्ज कैप है। दूसरे नंबर पे है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड। उसके बाद तीसरे नंबर पर है टाटा इक्विटी PE फंड। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है HDFC स्मॉल कैप, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का है। उसके बाद है आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड। उसके बाद आ जाता है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी डेट फंड, इक्विटी एंड डेट फंड। देखिए, ये एक ऐसा फंड है ना जो अपने पैसे को इक्विटी में भी निवेश करता है, डेट में भी निवेश करता है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास मिराई एसेट इंडिया इक्विटी फंड। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल ब्लू बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। उसके बाद DSP टैक्स सेवर फंड। उसके बाद है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। देखिए, मैंने आपको कहा था कि इसमें किसी खास एक कैटेगरी का फंड नहीं है। लार्ज कैप का भी फंड आपने देखा है और क्या कहते हैं कि स्मॉल कैप का भी फंड आपने देखा है इसमें। तो मैंने ये चीज़ आपको पहले ही कहा हुआ था। अब एक चीज़ याद रखने वाली बात ये है कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो फंड आपको बताया है इन्हीं फंड में से आपको फ़ंड का सिलेक्शन करना है। आप किसी अदर फंड का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि हर हाल में आपको इन्हीं फंड को सेलेक्ट करना है या इन्हीं फंड में से किसी को भी सेलेक्ट करना है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए, जब भी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड आप लेते हैं तो वहाँ पर आपको रेशियोज़ बहुत अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। रेशियोज़ से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए, नहीं, उसके जो रिस्क रेशियोज़ होते हैं वो चीज़ देखने चाहिए आपको। और दूसरी बात, वो बेंचमार्क वगैरह को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो उसका परफॉर्म भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। लार्ज कैप आप कोई सा भी ले लें, किसी भी फंड हाउस का ले लें, लगभग लार्ज कैप बराबर ही रहते हैं। फ़र्क आपको देखने को मिलता है ज़्यादातर स्मॉल कैप में, मिड कैप में। तो इन दोनों कैटेगरी के फंड्स आपको सेलेक्ट करने हो म्यूचुअल फंड में तो बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। जबकि स्मॉल कैप की रियलिटी एक ये भी है कि देखिए, आज 2023 चल रहा है, लेकिन 2017-18 से पहले, 2018 से पहले जो स्मॉल कैप का हाल था या 15 तक जो हाल था, आज वो स्मॉल कैप का वो हाल नहीं है। और स्मॉल कैप वाकई में उस वक्त स्मॉल कैप होता था जबकि बहुत ज़्यादा रिस्क होता था। आज के डेट में मैं अगर सच्चाई बताऊं तो देखिए, आज इन्वेस्टर्स इतने बढ़ गए हैं, जो स्मॉल कैप है ना उनका फंड साइज इतना ज़्यादा हेवी हो चुका है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब उनका कुछ ऐसे स्मॉल कैप है जिनके फंड साइज़ बहुत ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से उनका परफॉर्म के ऊपर डाउट किया जा रहा है। लोग ये शक कर रहे हैं कि भाई ये स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है और इतना ज़्यादा बड़ा फंड फंड साइज हो चुका है, तो अब पता नहीं ये आगे अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो मतलब अब वो रिस्क नहीं रहा जो रिस्क 2015-16 में होते थे, 17 में होते थे,
से मतलब 18 से पहले हुआ करते थे। ख़ास तौर से अगर 15-16 की मैं बात करूं तो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा रिस्क होते थे। और एक बात और भी मैं बताता हूं, जब ये स्मॉल कैप वगैरह, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, इस तरह का जो मतलब फंड को अलग किया गया वो 2018 के बाद ही किए गए हैं, समझ रहे हैं। तो एक बात बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी ज्ञान देंगे कि भाई 2015 में तो स्मॉल कैप थी ही नहीं। तो देखिए वहाँ पर स्मॉल कैप से मेरा मतलब ये है कि जो भी छोटी कंपनीज थी ना, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना, या फिर कोई भी ऐसा फंड जो छोटी कंपनियों में निवेश करता था, वो फंड मकसद है, समझ रहे हैं कि नहीं। जो छोटी कंपनियों में निवेश करता था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता था। आज के डेट में हम कहते हैं छोटी कंपनियों में निवेश करने वाले फंड कौन सा होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं। लेकिन आज स्मॉल कैप में उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, अगरचे वो छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके फंड साइज इतने ज़्यादा होते हैं ना, जिसका कोई जवाब नहीं है। उसके बाद देखिए ये सारी बातें हो गई। एक सवाल भी मेरे पास आया था जिसे मैं वीडियो में ही कवर कर लेता हूं। कहा गया था कि भाई मार्केट के चक्कर में बहुत दिनों से मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं और मुझे लमसम करना है, तो मैं मार्केट का वेट कर रहा हूं, लमसम का मैं रास्ता देख रहा हूं कि भाई कब मैं लमसम कर सकूं और वो मौका मुझे कब मिले। देखिए एक बात है, उन्होंने पूछा कि भाई जो पैसे हमने लमसम के लिए रखे हुए हैं वो सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं, तो उसे क्या सेविंग अकाउंट में रखना सही है या नहीं है। देखिए मैं अपने हिसाब से बताता हूँ आपको, मुझे तो नहीं लगता है सेविंग अकाउंट में रखना सही है। देखिए अगर आपको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के लिए वेट करने के लिए अगर पैसा कहीं पर रखना है, जिस पैसे को मानकर चलिए 2 लाख रुपया है, उसे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो उस पैसे को। लेकिन मार्केट उस कंडीशन में नहीं है कि आप अभी इन्वेस्टमेंट करें, मतलब आपको वेट करना है उस पैसे को लेकर अभी। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी लिक्विड फंड में आप उस पैसे को डाल सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि एक ही फंड में सारे पैसे हमें ढकेल देने हैं, ऐसा नहीं करना है। 2-4 लिक्विड फंड आप ले लीजिए, वहाँ पर आप पैसे डाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखिए यहाँ पर आपको मार्केट में क्या चल रहा है उससे उतना मतलब नहीं होता है। और दूसरी बात, सेविंग्स अकाउंट में आपको ज़्यादा के इंटरेस्ट भी नहीं मिलेंगे, लेकिन सेविंग्स अकाउंट से बहुत अच्छे इंटरेस्ट आपको लिक्विड फंड में देखने को मिल जाएंगे। कम से कम 5-6-7% के मतलब इंटरेस्ट तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे सालाना तौर पे, समझ रहे हैं ना। तो इस हिसाब किताब से ये भी एक बेनिफिट हो जाता है, जो कम से कम आपके पैसे नेगेटिव तो नहीं होंगे। जबकि सेविंग्स अकाउंट में आपके पैसे अपने वैल्यू को लूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वैल्यू लूज़ कम से कम इन्फ्लेशन इतना मतलब इंटरेस्ट तो आपको मिल ही जाएगा, तो यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि लिक्विड फंड के जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम। और लिक्विड फंड में ज़्यादातर फंड्स ऐसे मिलेंगे जिनमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर हफ्ता दिन के बाद या 15 दिन, महीना दिन के बाद अगर आप पैसे निकाल लेते हैं तो वहाँ पर एक्सपेंस रेशियो आपको देना भी नहीं पड़ता है। तो मतलब कई सारे फ़ायदे हैं, इसलिए आप सेविंग्स अकाउंट में रखकर आप मार्केट का इंतज़ार करें। इससे बेहतर मैं समझता हूं कि आपको लिक्विड फंड में पैसे को डाल देना चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।